नमस्कार साथियों, आप सबों का स्वागत है सिद्धार्थ वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वसन तंत्र। तो इस वीडियो में हम लोग रिस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी बेसिक टर्म्स है, रिस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, कितने तरह के रिस्पिरेशन होते हैं, हिचकी क्यों आते हैं, हिचकी का रीज़न क्या है, और इससे रिलेटेड जो भी डिजीज़ है वो सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे आज के वीडियो में। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रीदिंग और रिस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ब्रीदिंग किसे बोलते हैं और रिस्पिरेशन किसे बोलते हैं? ब्रीदिंग जो है नॉर्मल सांस लेना और सांस छोड़ना, ये ब्रीदिंग कहलाता है। इसलिए इसे फिजिकल प्रोसेस बोलते हैं। इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, इसे ब्रीदिंग बोलते हैं। अब हम देखते हैं रिस्पिरेशन क्या है। रिस्पिरेशन जो है यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, जिसे हिंदी में बोलते हैं जीवन रसायन। बायोकेमिकल बोलने का रीज़न यह है, इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो होते हैं उसे हम डिटेल में देखते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर नोज के थ्रू पास होता है नाक से, तो ये कहाँ पहुँचता है? फेरिंग्स में, जिसे हिंदी में ग्रसनी बोलते हैं। फिर फेरिंग्स के बाद ये डिवाइड हो जाता है फेरिंग्स, तो ये एयर जो रहता है ट्रेकिया के थ्रू पास होता है। फिर उसके बाद वो लंग्स तक पहुंचता है, फेफड़ा तक। फिर ये जो लंग्स से जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड में मिलते हैं, और वो ब्लड में जो हेमोग्लोबिन होता है, ये हेमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से बाइंड होकर मिल के जुड़ के ये क्या करता है? उसके बाद सेल्स तक, कोशिका तक या उत्तक तक पहुँचते हैं, और वहाँ पे क्या करते हैं? ग्लूकोज जो होता है उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ के CO2, H2O और ATP रिलीज करते हैं। और ये ATP जो है, जिसे एनर्जी बोलते हैं, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं द मेन पर्पस ऑफ रिस्पिरेशन। श्वसन का मेन उद्देश्य क्या है? रिस्पिरेशन का मेन उद्देश्य है ग्लूकोज जो सेल्स में बनते हैं उसका तोड़ के और उससे एनर्जी को रिलीज करना। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है? सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये देखिए सेल्स रहा, यहाँ पे न्यूक्लियस रहा, और ये माइटोकॉन्ड्रिया रहा। इसमें जो रिएक्शन होता है ये, और यहाँ पे जो है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होकर माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ब्रेक डाउन होके, देखिए ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हुआ, CO2, H2 और ATP रिलीज हुआ एनर्जी के फॉर्म में। तो रिस्पिरेशन को हम लोग कैटाबोलिक प्रोसेस भी बोलते हैं। कैटाबोलिक का रीज़न क्या है? देखिए ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, कैटाबोलिक को हिंदी में बोलते हैं टूटना। इसका ब्रेक डाउन होने की वजह से इसे कैटाबोलिक बोलते हैं। और ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। चलिए अब हम ये देखते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म है, जीव है, उसमें रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है। जैसे मैमल्स में जो इंसान में क्या है? लंग्स से हम सांस, लंग्स जो है रिस्पिरेटरी ऑर्गन कहलाता है, श्वसन अंग। तो उसी तरीके से देखेंगे और सारे जो भी मैमल्स है या जो भी ऑर्गेनिज्म है उसमें क्या होता है? श्वसन तंत्र ऑर्गन। तो सबसे पहले फिश देखते हैं। मछली जो है, मछली में क्या होता है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स होता है, जिसको हिंदी में गल्फर बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो कि साइड में जो होता है, दोनों साइड से जब आप उसे टर्न कर रहे होंगे रेड कलर का दिख रहा होगा, वही गल्फर कहलाता है। और वो जो फिश जो होते हैं उसी के थ्रू सांस लेते हैं। फिर हम दूसरा देखते हैं एम्फीबिया, जिसे उभयचर बोलते हैं हिंदी में। उभयचर जो पानी में और लैंड पे दोनों जगह रहते हैं। तो एक इसका एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं फ्रॉग से। फ्रॉग जो होता है स्किन से भी सांस लेता है, मतलब चमड़ी से भी और त्वचा से, और दूसरा होता है लंग से। तो इस लंग्स से कहाँ पे सांस लेता है? जब वो ज़मीन पे रहता है, लैंड पे, तब वो इसके लंग्स से सांस लेता है। जब वो पानी में रहता है फ्रॉग, तब वो किस चीज़ से सांस लेता है? वाटर से सांस लेता है। सॉरी, जब वो पानी में रहता है तब वो स्किन से सांस लेता है। तो इस वजह से इसके कौन कौन से ऑर्गन हो गए? लंग्स एंड स्किन। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म है रेप्टाइल्स, रेंगने वाले। इसके कौन से ऑर्गन है? रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स हैं। एव्स,
जिसे बर्ड्स भी बोला जाता है। जब एनिमल डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो उसमें जो एव्स जो होते हैं जिसे बर्ड्स बोला जाता है, उसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। मैमल्स, इसके क्या है? लंग्स। तो देखिए ये जो चार है, ये तीन जो है राम, ऐसे देख सकते हैं, RAM, ये रेप्टाइल, एव्स, मैमल्स, इसके सारे ऑर्गन कौन से हैं? रिस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन से हैं? इंसेक्ट। इंसेक्ट के कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन है? ट्रैकियल ट्यूब्स। अर्थवर्म के कौन से हैं? जिसे फार्मर्स फ्रेंड, किसानों के दोस्त बोला जाता है अर्थवर्म को, वो स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, रिस्पिरेटरी ऑर्गन इसके स्किन है। और ये ऑर्थोपोडा में आता है, स्पाइडर हो गया, मकड़ी हो गया, स्कॉर्पियन, बिच्छू, इसके कौन से रिस्पिरेटरी ऑर्गन है? बुक लंग्स है। बुक लंग्स को स्पाइडर, स्कॉर्पियन का रिस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब हम एक चीज़ और देख लेते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे, इसके रिस्पिरेटरी ऑर्गन कौन से हैं? स्टोमाटा है। तो पत्ते में आप पत्ते, ये स्टोमाटा जो है लीफ पे, इसी के थ्रू सांस लेते हैं। जब प्लांट जो खाना बनाते हैं लाइट के प्रेजेंस में, तो उस टाइम में तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब रात के टाइम में जो होता है, जब सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। इस वजह से बोला जाता है रात के टाइम में कभी भी पेड़ पौधे के आसपास नहीं रुकना चाहिए, सोना चाहिए। इससे क्या होता है? वो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा बढ़ता है और ये हार्म करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये है टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। श्वसन के कितने प्रकार हैं? तो पहला पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन, दूसरा एनारोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीश्वसन। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और इसमें क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का पूर्ण दहन होता है। देखिए ये ग्लूकोज रहा, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है तो CO2, H2 और 38 ATP बनता है। यदि कभी पूछा जाए कितने जूल होते हैं, तो 2830 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज्ड होता है, इस वजह से 38 ATP बनता है एरोबिक के कंडीशन में। और ये एरोबिक रिस्पिरेशन जो होता है, इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं? तो पहला जो है साइटोप्लाज्म में होता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। साइटोप्लाज्म में जो होता है उसे ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। एनर्जी जो रिलीज होता है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, तो सबसे पहले कहाँ पे ये प्रोसेस होता है? साइटोप्लाज्म में, फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में। अब हम देखते हैं एनारोबिक रिस्पिरेशन, अनऑक्सी श्वसन। ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। इसको इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्मेंटेशन, किण्वन भी बोलते हैं इसे। और ये जो होता है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ग्लूकोज का इसमें पूर्ण दहन नहीं हो पाता है एनारोबिक कंडीशन में। देखिए ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हुआ, इसमें क्या बनता है? C2H5OH मीन्स इथेनॉल, अल्कोहल, CO2 और एनर्जी कितना रिलीज हुआ? ओनली 2 ATP। इसका और कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। ग्लूकोज जो होता है जब ब्रेकडाउन होता है एनारोबिक कंडीशन में, तो लैक्टिक एसिड और CO2 और 2 ATP बनता है। एक इसका एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जब आप लोग जिम करते होंगे या दौड़ते होंगे तो उस टाइम में देखते होंगे कभी सडन सा मसल्स में, मांसपेशी में एक क्रैम्प जैसा आ जाता होगा, दर्द होने लगता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? जो ऑक्सीजन का सप्लाई जो है कम हो जाता है। इन द सेंस ये ग्लूकोज है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में सप्लाई हो रहा होगा, तो इस वजह से वहाँ पे क्या बनता है? ग्लूकोज ना बन के लैक्टिक एसिड बन जाते हैं और एनर्जी की कम, ATP कम बनता है, इस वजह से वो मसल क्रैम्प होता है, दर्द आता है। और ये जो एनारोबिक कंडीशन जो ये ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज का, ये कहाँ पे हो रहा है? साइटोप्लाज्म में। सेल के ये न्यूक्लियस हो गया और ये पूरा ये वाला पोर्शन जो है साइटोप्लाज्म होता है। तो अब यहाँ से देख लीजिए आप लोग, साइटोप्लाज्म का जो रिएक्शन हो रहा है एरोबिक में और एनएरोबिक में, दोनों कॉमन हो गया। तो इस वजह से साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव, इज कॉमन फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक कंडीशन।
इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो दोनों में कॉमन होता है, एरोबिक में भी और एनएरोबिक में भी, तो इसका आंसर क्या आएगा? ग्लाइकोलाइसिस। इसके पीछे का रीजन क्या था? साइटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं हमारा श्वसन उत्पाद, रिस्पिरेशन प्रोडक्ट। तो रिस्पिरेशन प्रोडक्ट में मेजर हम लोग क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो एनर्जी के ब्रेकडाउन के लिए जो भी ये जो प्रोडक्ट है रिस्पिरेशन प्रोडक्ट, इसके ब्रेक मतलब टूटने के लिए सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को यूज करते प्रीफर करते हैं, उसके बाद फैट का, उसके बाद प्रोटीन का। सेल्स में जो ब्रेकडाउन होता है, ये देखिए कैटाबोलिक प्रोसेस बोला, तो इसमें सबसे पहले किसे प्रीफर करता है ब्रेकडाउन होने के लिए? कार्बोहाइड्रेट को। यदि कार्बोहाइड्रेट नहीं है तो फैट का ब्रेकडाउन होता है, इनकेस फैट भी नहीं रहा तो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होता है। इसे याद रख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन में ऐसा आया हुआ है जो कि रिस्पिरेशन प्रोडक्ट में सबसे पहले किसे यूज किया जाता है, तो हिंदी उसे क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, फिर फैट, वसा और प्रोटीन। अब हमारा टॉपिक है ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। अब यहाँ से हम लोग डिटेल में देखते हैं इंसान जो सांस लेते हैं उसमें कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं। देखिए हम लोगों ने जो इंसान जो सांस लेते हैं, ये नोज के थ्रू एयर जाते हैं, फिर नेजल कैविटी, फिर सेकंड में क्या आएगा? ये फेरिंग्स के पास, फिर तीसरा ऑर्गन हम लोग क्या पढ़ेंगे? लैरिंग्स, फिर चौथा पढ़ेंगे ट्रेकिया, फिर पांचवें में पढ़ेंगे लंग्स और लास्ट में पढ़ेंगे डायफ्राम। देखिए ये फेरिंग्स जो है कॉमन फॉर फूड एंड एयर। ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है सारे एग्जाम का। कौन सा ऐसा रिस्पिरेटरी ऑर्गन है इंसान में जो कॉमन होता है बोथ कॉमन फॉर फूड एंड एयर? तो इसका आंसर क्या आएगा? फेरिंग्स। एक चीज और देख लेते हैं। देखिए ये राइट लंग्स है और ये लेफ्ट लंग है। राइट लंग में देखिए कितने लोब हैं? एक, ये रहा दो, ये रहा तीन। तो राइट लंग में कितने लोब होते हैं? राइट लंग्स इसमें कितने लोब हैं? तीन लोब हैं। लेफ्ट लंग में दो लोब हैं। अब इसे हम डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होता है द कैविटी ऑफ नोज। ये जो नोज जो है, देखिए मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है इसलिए इसके लिए सॉरी। ये नोज रहा, ये बीच में सेप्टम इसे डिवाइड करता है। इसके बीच के जो होल जो होता है इसे नेजल कैविटी बोलते हैं। अब क्या दिया हुआ है? नेजल सेप्टम डिवाइड द नेजल कैविटी इनटू टू पार्ट्स। ये नेजल सेप्टम है, नेजल सेप्टम। ये नेजल कैविटी रहा। नेजल कैविटी क्या किया? नोज को डिवाइड करके दो नेजल कैविटी में डिवाइड किया। बोथ पार्ट इज कॉल्ड नेजल चैम्बर। दोनों पार्ट को क्या बोलते हैं? नेजल चैम्बर बोलते हैं। अब इसका काम क्या है ये देखते हैं। वार्म द एयर और पुट ऑन द बॉडी टेम्परेचर। ये क्या करता है? बाहर में आप लोग देखते होंगे बाहर का टेम्परेचर हमारे बॉडी के टेम्परेचर से बहुत कम होता है, कभी 5 डिग्री 10 डिग्री रहता है। तो क्या उतना उसी टेम्परेचर पर यदि जो एयर जो हमारे लंग्स तक पहुंचेगा वो तो हार्म करेगा। तो ये जो नेजल कैविटी है ये इसे क्या करता है? उस टेम्परेचर पे जो कम टेम्परेचर पे है इसे हमारे बॉडी टेम्परेचर पे लाके तब हम इसे अंदर तक लंग्स तक पहुंचते हैं। फिर इसमें क्या होता है? म्यूकस होते हैं। म्यूकस क्या करते हैं? इंट्रैप द फॉरेन पार्टिकल्स। जो भी यदि इनकेस कोई पैथोजन आ गए उसे क्या करते हैं? चाहे डस्ट पार्टिकल आ गए उसे मतलब उससे चिपक जाते हैं और वो हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में नहीं पहुंचते हैं। इसमें जो होता है हमारे नेजल सेप्टम में एक रीजन है जिसका नाम है ओल्फैक्टरी रीजन। ये किसके काम के लिए आता है? स्मेल करने के लिए, सूंघने के पर्पज से आता है। जो हमें जो स्मेल जो आता है किसके वजह से? ये ओल्फैक्टरी रीजन की वजह से आता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है फेरिंग्स, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्रसनी। इट इज कॉमन पैसेज फॉर बोथ एयर एंड फूड। एयर और फूड के लिए ये कॉमन पैसेज है। फिर यहीं से क्या होता है? ये फेरिंग्स
डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से, ये आ जाएगा आपका ट्रेकिया में और ये आ जाएगा कहाँ पे, ईसोफेगस में। इसके ऊपर एक कवर होता है, देखिए ग्लोटिस, इपिग्लोटिस, जो इस तरीके से हम जो खाना खाते हैं ये अंदर आया, ये ईसोफेगस के थ्रू, तो इसके ऊपर एक कवरिंग रहता है जिसे इपिग्लोटिस बोलते हैं और ये ग्लोटिस को कवर कर लेता है जिससे खाना जो है ये विंड पाइप में नहीं आए। अब हमारा नेक्स्ट क्या पॉइंट है, लैरिंग्स और साउंड बॉक्स जिसे बोला जाता है। इसे ह्यूमन वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है, मानव का वॉइस बॉक्स इसे बोला जाता है। इसी से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। लैरिंग्स में एक वोकल कॉर्ड होता है जिसे स्वरज्जु बोलते हैं। ये वोकल कॉर्ड जो है एयर से, जब सांस जो लेते हैं, एयर जो है इस वोकल कॉर्ड से टकराने के बाद वाइब्रेट करता है और जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। देखिए सांस लिया गया, ये नेजल पैसेज रहा, ये वोकल कॉर्ड है। ये जो वोकल कॉर्ड है, एयर जो इससे आया, इससे टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड से टकराने के बाद साउंड प्रोड्यूस होता है। फिर चौथा पॉइंट क्या है, विंड पाइप और ट्रेकिया, वायु नली बोलते हैं इसे हिंदी में। इसकी लंबाई कितनी होती है विंड पाइप की, 12 सेंटीमीटर होती है और इसमें एक सी शेप जो है कार्टिलेज होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं उपास्थि। हाइलिन उपास्थि का ये कार्टिलेज बना हुआ है। ये सी शेप जो कार्टिलेज है, कौन से कार्टिलेज का बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज का। ये देखिए ये रहा, इस तरीके से आप टच करके देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये महसूस हो रहा होगा, ये सी शेप जो है बना हुआ है। इसका मेन रोल क्या है, जो यदि ये कार्टिलेज नहीं रहेगा तो ये कोलैप्स हो जाएगा, इन द सेंस चिपक, इधर पिचक जाएगा। और जो हाई प्रेशर, यदि ऊपर से जो सांस जो लेते हैं और ये प्रेशर, हाई प्रेशर से बचाता है। ये विंड पाइप प्रोटेक्ट फ्रॉम कोलैप्स एंड एयर प्रेशर, वायु नलिका जो है सिकुड़ने से और उच्च दाब से बचाता है। देख लीजिए यहाँ पे मैंने डायग्राम में बना रखा है, ये सांस आएगा, एयर जो आ रहे हैं, तो यदि इसे हटा दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से चिपक जाएगा जो हमें नुकसान करेगा। अब देखिए प्राइमरी डिवीजन ऑफ ट्रेकिया। ये जो ट्रेकिया जो है इसका डिवीजन देखते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई में बनता है, डिवाइड होता है ब्रोंकाई या ब्रोंकस प्लूरल फॉर्म में बोलते हैं। ये देखिए इसे ब्रोंकाई बोलते हैं। फिर ये डिवाइड होगा ब्रोंक्यूल्स में इस तरीके से। फिर ये एल्वियोलाई रहा ये आपका, जिसे कुपिका बोलते हैं या एयर सेक बोलते हैं। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ होता है, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैस का आदान प्रदान होता है, गैस का आदान प्रदान। अब एक पॉइंट और याद रखना है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है इस तरीके से, कौन किसके यूनिट होते हैं। एल्वियोलाई जो है इट इज द यूनिट ऑफ लंग्स। जिस तरीके से किडनी का यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, नर्वस सिस्टम का क्या यूनिट है, न्यूरॉन्स है, उसी तरीके से लंग्स की यूनिट क्या है, एल्वियोलाई। फिर हम नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे इस रिस्पिरेटरी सिस्टम में, पांचवा लंग्स पढ़ेंगे, फेफड़ा। ये देखिए ये ट्रेकिया डिवाइड हो रहा है ब्रोंका या ब्रोंकस में। देखिए ब्रोंकस है, ये वाला पार्ट ब्रोंकस रहा, फिर ब्रोंक्यूल्स में, आगे ये ब्रोंक्यूल्स है, फिर ये एल्वियोलाई है। ये ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, ये हमारा रहा लंग्स। दोनों लंग्स है, इसमें 3 लोब है, इसमें 2 लोब है, और ये आपका डायफ्राम रहा। ये लंग्स जो है थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। ये जो देख रहे हैं लंग्स, इसके ऊपर ये जो रिब केज बना हुआ बाहर से रिब केज रहता है, ये थोरेसिक रीजन है, इस वजह से इसे थोरेसिक कैविटी में ये लोकेटेड है। लेफ्ट में 2 लोब है, राइट में 3 लोब है। लंग्स को कवर्ड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। ये देखिए प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसके चारों साइड से एक जो मेम्ब्रेन है इसे प्लूरल मेम्ब्रेन बोलते हैं। जब हम सांस लेंगे ये तो लंग्स ऊपर नीचे करेगा सांस लेने से, इसका जो मूवमेंट होगा अप्स एंड डाउन मूवमेंट होगा, तो इस वजह से फ्रिक्शन से ये
घर्षण जो होगा उससे ये बचाता है। कौन? प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या रोल है? फ्रिक्शन से बचाना। फिर हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में नेक्स्ट है डायफ्राम। ये रहा आपका डायफ्राम। डायफ्राम का लोकेशन देखते हैं, उसका काम देखते हैं। डायफ्राम भी जो है ये हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, ये याद रखिएगा। कभी पूछा जा सकता है डायफ्राम डाइजेस्टिव का पार्ट है या सर्कुलेटरी का पार्ट है या एक्सक्रीटरी का पार्ट है, तो डायफ्राम जो है ये रिस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इट कंट्रोल द ब्रीदिंग रेट, श्वसन दर को नियंत्रण करता है। ये जो सांस जो जिस स्पीड से लेते हैं उसे कौन कंट्रोल करता है? ये डायफ्राम कंट्रोल करता है। अब देखिए हिचकी जो होता है, हिचकी के बारे में ये समझते हैं। जब ये डायफ्राम जो यदि सही तरीके से नॉर्मल कंडीशन में ना मूवमेंट करे, अप्स एंड डाउन इस तरीके से, जब ये बहुत तेज यदि मूवमेंट करने लगता है तब ये हिचकी का ये साइंस दिखता है। तो हिचकी का क्या रीजन है? डायफ्राम के इरेगुलर मूवमेंट की वजह से हिचकी आता है। ये क्या करता है डायफ्राम? एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता, उदर गुहा एंड पक्षीय गुहा। ये रहा नीचे वाला एब्डोमिनल कैविटी, ये रहा आपका थोरेसिक कैविटी। इस दोनों के नीचे डाइजेस्टिव से रिलेटेड काम है, इससे ऊपर जो है रिस्पिरेशन से काम है। इस दोनों को कौन सेपरेट कर रहा है? डायफ्राम। एब्डोमिनल कैविटी एंड थोरेसिक कैविटी आर सेपरेटेड बाय डायफ्राम। फिर अब देखते हैं ब्रीदिंग, जो ये फिजिकल प्रोसेस है। हम लोगों ने रिस्पिरेशन को समझ लिया, रिस्पिरेशन क्या होता है। अब देखते हैं ब्रीदिंग क्या होता है। इसमें कितने एयर अंदर आते हैं, कितने बाहर जाते हैं, और इससे क्या होता है डायफ्राम पे, थोरेसिक कैविटी पे इसका क्या इफेक्ट होता है। ब्रीदिंग जो होता है 2 स्टेप है, इनहेलेशन सांस लेना, एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। सांस जो लेते हैं यह एक एक्टिव प्रोसेस है, सक्रिय प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और सांस छोड़ते जो है यह एक पैसिव प्रोसेस है, निष्क्रिय, इसमें एनर्जी की कोई जरूरत नहीं होती है। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट आता है? 21%। CO2 कितना आता है? 0.03%। और नाइट्रोजन 78%। उसमें ऐसा नहीं है सांस लेने में सेपरेट ओनली हम सांस लेने में एयर में ऑक्सीजन ही रहता है, उसमें सारे के मिक्स रहते हैं, उसमें से कंपोजिशन ये निकाला गया है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो O2 कितना रहता है उसमें? 16%। ये जो है आपको फिर लग रहा होगा लेते हैं 21% और रिलीज करते कितना? छोड़ते हैं 16%। ये 5% का डिफरेंस है। कारण है ये जो ग्लूकोज जो ब्रेक डाउन हुआ है, यहां पे तो O2 यूज हो गया, इस वजह से जो है ये जब रिलीज करते हैं सांस छोड़ते हैं तो 16% ही छोड़ते हैं। अब देखते हैं CO2 3 से 4%। हम लोगों ने सांस में लिया तो 0.03% और छोड़ रहे 3 से 4%। इसका रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे CO2, H2O और ATP, ये जो CO2 और तो एक्स्ट्रा बन रहा है ना, तो इस वजह से इसका अमाउंट जो है परसेंटेज ज़्यादा है। नाइट्रोजन तो 78% लेते हैं, ये हमारे ब्लड में नहीं घुलते हैं। अब देखिए जब इनहेलेशन सांस जो लेते हैं, डायफ्राम क्या करता है? नीचे की तरफ मूवमेंट करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट। और डायफ्राम जब सांस छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर मूव करता है। जब सांस लेंगे तो एयर तो अंदर जा रहा है, तो लंग्स क्या होगा? एक्सपांड करेगा, फैलना लंग्स का। देखिए डायग्राम से एयर इंटरिंग, हवा अंदर जा रहा है इस तरीके से, डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा, कारण इस तरीके से तो प्रेशर बनेगा, तो ये नीचे की तरफ डायफ्राम जा रहा है और इसका वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज, रिब्स एंड स्टर्नम राइज। जब आप लोगों ने चेस्ट पे हाथ रख के देखिए, जब आप सांस लीजिएगा तो आपको ऐसा पता चलेगा ये चेस्ट जो है ये ऊपर की ओर जाता है, मतलब फूलता हुआ लगेगा। उसी तरीके से जब हम ये सांस छोड़ते हैं तो एयर डायफ्राम से बाहर जा रहा है, तो डायफ्राम क्या करेगा? ऊपर की ओर जा, इसका लोकेशन क्या है? अपवर्ड मूवमेंट है। और लंग्स क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्यों? इसमें एयर का वॉल्यूम जो है इस तरीके से एयर का वॉल्यूम कम होगा। अब आगे हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अभी तो हम लोगों ने यहां तक क्या देखा? सांस तो हम लोगों ने ले लिया,
सांस छोड़ते हैं उसमें क्या हमारे बॉडी के मैकेनिज्म में फिजिकली क्या डिफरेंस आता है, ये सब कुछ देखा। अब देखते हैं ये जो हम लोगों ने जो एयर लिया, ऑक्सीजन जो लिया, CO2 जो लिया, ये किस तरीके से और कहाँ कहाँ एक्सचेंज होता है। ये दो जगह एक्सचेंज होते हैं गैसेज का बदलाव। एक तो पहले आपका होगा एल्वियोला एंड ब्लड इन लंग्स के बीच में, दूसरा होगा ब्लड एंड टिश्यू के बीच में। देखिए सबसे पहला है, ये रहा एल्वियोलाई, इस तरीके से ऐसा बनाया गया है। इसमें तो ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, CO2 का कम है। तो ये क्या करेगा, एयर ऑक्सीजन इसमें से इधर आएगा और CO2 इधर से बाहर जाएगा। तो इस तरीके से ये आ रहा है। तो पहले क्या हो गया एल्वियोलाई में, तो एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में एयर एक्सचेंज हुआ। फिर दूसरा, जब यहाँ से हार्ट से ब्लड बाहर आ रहा है वेंट्रिकल से, जब ये बाहर आ रहा है तो यहाँ पे देखिए ये टिश्यू रहा और ये ब्लड और टिश्यू के बीच में एयर का एक्सचेंज होगा। यहाँ से ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर मतलब ब्लड में जाएगा और ये फिर से यहाँ वापस आएगा और यहाँ से रिलीज मतलब एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं तो वो CO2 बाहर निकलता है। तो पूछा यदि जाए आपसे गैस के एक्सचेंज में हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कहाँ कहाँ गैस का एक्सचेंज होता है, तो पहला होता है एल्वियोलाई और ब्लड इन लंग्स के बीच में, दूसरा होता है कहाँ पे ब्लड एंड टिश्यू के, ये देख लीजिए पहला और ये दूसरा। अब देखते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। यहाँ पे तो गैस का एक्सचेंज हम लोगों ने देख लिया। अब देखते हैं कौन कौन से गैस, पहले हम देखेंगे ऑक्सीजन, दूसरा देखेंगे CO2 मेनली। ब्लड कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द टिश्यू फॉर ऑक्सीडेशन। ये तो स्वाभाविक सी बात है, जब हम सांस लेंगे तो उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, CO2 का कम रहेगा। जब हम सांस छोड़ते हैं तो CO2 का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो ये जो ऑक्सीजन लेते हैं यहाँ पे ब्लड में घुल के हमारे टिश्यू तक पहुँच रहा है और ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। ये जो ऑक्सीजन जो है ब्लड के साथ घुल के जो आ रहा है, ये हमारे टिश्यू तक आया, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन किया, CO2 रिलीज हुआ, H2 और ATP। इस CO2 को ब्लड जो है टिश्यू से कहाँ तक ले जाएगा, लंग्स तक ले जाएगा और इससे बाहर निकलेगा। तो अब देखते हैं ऑक्सीजन को कौन कितना % ले जाता है, कैरी करता है। 3% ऑक्सीजन जो है इसे ब्लड प्लाज्मा ले जाता है। ब्लड देखिए दो कंपोनेंट से बना हुआ है, एक प्लाज्मा और उससे बने हुए कुछ एलिमेंट्स होते हैं। प्लाज्मा 55% ब्लड में कंस्टिट्यूट करता है और एलिमेंट जो है 45% भाग को कवर करता है ब्लड का। तो 3% कौन ले जाता है, प्लाज्मा ले जाता है, और 97% O2 को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, RBC करता है। और इस RBC में जो है हेमोग्लोबिन रहता है, यही हेमोग्लोबिन ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। और ब्लड का रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू इसे हेमोग्लोबिन की वजह से। अब देखिए हेमोग्लोबिन के ब्रेक करते हैं हेम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। ये ग्लोबिन जो है यह एक अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का चेन रहता है, और हेम पार्ट जो है ये आयरन पार्ट है। और आयरन जो पार्ट है, यही आयरन पार्ट क्या करता है, Fe ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर Fe2O बनाता है। ये आयरन हेमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके जा रहा है, इसमें मेन रोल किसका है, आयरन का रोल है। तो एक हेमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, तो 4 ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। देखिए हेमोग्लोबिन 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन और 4 O2 मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन, हेमोग्लोबिन करता है। अब हम लोगों ने देख लिया ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, अब हम देखते हैं CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो CO2 का ट्रांसपोर्ट में जो है 20 से 25% लगभग CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करता है, RBC करता है। उसमें O2 के ट्रांसपोर्ट में कितना रोल था, 97%। और ये जो RBC जो ट्रांसपोर्ट करता है CO2 को, उस किस फॉर्म में करता है, कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में। ये याद रखिएगा, कभी नाम में पूछा जा सकता है। जो RBC जो CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है वो कौन से फॉर्म में करता है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है कार्ब अमाइनो हेमोग्लोबिन। 7% CO2 जो है ये प्लाज्मा करता है, और 70% CO2 कौन से फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, कार्बोनिक एसिड या बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है।
कार्बोनिक एसिड। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब बहुत जगह क्वेश्चन में आए हुए हैं, जो कि CO2 का ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा करता है। तो RBC, प्लाज्मा और कौन से फॉर्म में, कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रिस्पिरेटरी पिगमेंट श्वसनीय वर्णक इन मैमल्स। मैमल्स में रिस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होते हैं? हेमोग्लोबिन होते हैं, जो O2 और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन के ना फॉर्म में मैं नोट्स के फॉर्म में करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट के फॉर्म में। 1 मिनट में एक हेल्दी ह्यूमन इंसान जो है कितने बार सांस लेता है? 12 से 16 टाइम्स। और बच्चे कितने लेते हैं? 20 टाइम्स। और हार्ट बीट जो है कितने टाइम होता है? 72 टाइम होता है। इस चीज़ का ध्यान में रखिए, कभी ऐसा ना हो जो कि गलती से हम लोग मिक्स कर देते हैं। हार्ट बीट यदि ब्रीदिंग पूछा जाए 1 मिनट में कितना होता है, तो कभी गलती से हम लोग 72 टाइम्स सोच लेते हैं। 72 टाइम्स हार्ट बीट होता है, हृदय का धड़कना 72 बार होता है 1 मिनट में। फिर तीसरा है रिस्पिरेटरी फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ग्लूकोज। जैसे किसी भी व्हीकल में, कोई भी गाड़ी में चलने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, एज ए फॉर्म ऑफ पेट्रोल, चाहे हो या डीजल हो या CNG हो। उसी तरीके से इंसान को ईंधन कौन सा कहलाता है? ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे रिस्पिरेटरी फ्यूल ऑफ ह्यूमन बॉडी कहा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी करेंसी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ATP कहलाता है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं, कुछ जो खरीदते हैं उसके लिए हमें पैसे की ज़रूरत पड़ता है, तो उसी तरीके से इंसान को एनर्जी के लिए ATP करेंसी के फॉर्म में यूज़ होता है, उससे कंपेयर करके बोला गया है। फिर नेक्स्ट है फाइनल प्रोडक्ट ऑफ रिस्पिरेशन, श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होगा, CO2, H2 और ATP बनेगा। श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या रहा? CO2, H2O और ATP। रिस्पिरेशन प्रोसेस इज मेजर्ड बाय एस्पायरोमीटर। श्वसन प्रक्रिया जो है इसको किस चीज से मापा जाता है? एस्पायरोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का क्या नाम है? स्पाइरोमीटर। रिस्पिरेटरी सिस्टम इज रेगुलेटेड बाय मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा जो है हाइंड ब्रेन का पार्ट है। हाइंड ब्रेन मतलब पीछे, मतलब ब्रेन जो है 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है, इसमें कौन कौन से होते हैं हाइंड ब्रेन में? पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लंगेटा। ये मेडुला ऑब्लंगेटा ही क्या करता है? रिस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो यहां तक हम लोगों ने देख लिया। फिर आगे हम देखते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिजीज हैं, कौन कौन से बीमारी है रिस्पिरेशन में, श्वसन तंत्र से, जो हमारे श्वसन और श्वसन तंत्र को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं अस्थमा, जिसको हिंदी में दम्मा बोलते हैं। आप लोगों ने महसूस किया ये मैक्सिमम होते हैं ओल्ड एज पर्सन में, जो कि देखा होगा जब सांस लेते हैं तो व्हीजिंग साउंड, जैसे घर घर की आवाज़, मतलब वो सांस तेज होने की आवाज़ आती होगी, एक अलग सी साउंड आती होगी, जिसे इंग्लिश में व्हीजिंग साउंड बोलते हैं। इसका होने का रीज़न क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। ये देखिए, ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन द सेंस ये इन्फेक्ट हो जाता है, इसकी ये जो फूल जाते हैं, तो इस वजह से सांस लेने में दिक्कत होती है, एयर का एक्सचेंज अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस वजह से उस केस में क्या किया जाता है, जो आप लोग देखेंगे होंगे, ये जो पंप इनहेलर जो दिया जाता है, इस वजह से वो लिया जाता है और वेपर के फॉर्म में, और इसे फ्री कर दिया जाता है, एयर का एक्सचेंज आसानी से होता है। फिर हमारा नेक्स्ट है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू। यदि टिश्यू के पास जितना अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, यदि उस अमाउंट में नहीं पहुंचा, तो उसे हाइपोक्सिया कहते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म है एनोक्सिया। एनोक्सिया जो है नो ऑक्सीजन इन टिश्यू, ऑक्सीजन के पास टिश्यू के पास ऑक्सीजन का नहीं पहुंचना, उसे एनोक्सिया बोलते हैं।
फिर नेक्स्ट है इम्फेसिमा। इम्फेसिमा जो होता है, देखिए ये एल्वियोला है, एल्वियोलर ये जो डैमेज हो जाता है इस वजह से सांस लेने में जो दिक्कत होता है इसे इम्फेसिमा बोलते हैं। ये डैमेज हो गया तो इससे ये जो रिस्पिरेटरी सरफेस है छोटा हो जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसका मेन रीज़न क्या होता है? सिगरेट होता है, बीड़ी होता है, ये सब पीने से इम्फेसिमा होता है। जो एल्वियोला है उसका एरिया जो होता है कम हो जाता है, कम एरिया में ऑक्सीजन का एक्सचेंज, आदान प्रदान, गैसेस का आदान प्रदान कम होगा। इसलिए सिगरेट जो भी है ये सब स्मोकिंग का, ये से यूज़ नहीं करना चाहिए। चलिए, थैंक यू। आपको कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, थैंक यू।